केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 25 जुलाई, बी 26 जुलाई, सी 27 जुलाई अथवा डी 28 जुलाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 27 जुलाई। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्थात सीआरपीएफ का स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष 27 जुलाई को मनाया जाता है। याद रखिएगा, 27 जुलाई को सीआरपीएफ का स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। सीआरपीएफ देश के सबसे पुराने, जी हां, सबसे पुराने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है और इसके पास देश की आंतरिक सुरक्षा, ये वर्ड याद रखिएगा, देश की आंतरिक सुरक्षा यानी देश के अंदर की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ पर ही है और यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय, होम मिनिस्टर के अधीन कार्य करती है। यह ध्यान रखिएगा, गृह मंत्रालय के अंतर्गत सीआरपीएफ कार्य करती है। दोस्तों, ब्रिटिश काल में ही नीमच, जो मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है नीमच, वहीं पर 27 जुलाई 1939 को 1939 को इस बल की यानी सीआरपीएफ की पहली बटालियन की स्थापना की गई थी। जिस वक्त इसकी स्थापना हुई थी ना, तो उस वक्त इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, सीआरपी। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, जिस वर्ष इसकी स्थापना हुई इसका नाम था सीआरपी अर्थात क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। देश के पहले गृह मंत्री जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने भारतीय संघ के तहत 28 दिसंबर 1949 को 1949 में इसका नाम बदलकर किया केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्थात सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। जो तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं कि सीआरपीएफ का जो ये नाम है, इसका नामकरण किसने किया? तो देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसका नामकरण सीआरपीएफ कब किया गया? तो वो दिसंबर 1949 में किया गया। इसका पूर्व नाम क्या था? तो सीआरपी अर्थात क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। स्थापना कब हुई थी? 27 जुलाई 1939 या 39 को, 1939 को। दोस्तों, सीआरपीएफ का मोटो अर्थात आदर्श वाक्य या सिद्धांत क्या है? तो ध्यान रखिएगा, सीआरपीएफ का मोटो है सेवा और निष्ठा, सर्विस एंड लॉयल्टी। सीआरपीएफ जवानों की तैनाती, ध्यान रखिए, पूरे देश में की जाती है। किसी भी शहर या राज्य में आपात स्थिति में ही सीआरपीएफ जवानों को सबसे पहले बुलाया जाता है। यह हर तरह की आपात स्थिति, जो इमरजेंसी की अवस्था होती है, से निपटने में सक्षम है यह बल। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में 5 महिला बटालियन भी हैं, इसे याद रखेंगे आप। निम्नलिखित में से किस देश ने विजय माल्या को दिवालिया यानी बैंकरप्ट घोषित किया है? ए भारत, बी ब्रिटेन, सी यूएई अथवा डी फ्रांस। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ब्रिटेन। ब्रिटेन की अदालत ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया है। जी हां, बैंकरप्ट उन्हें घोषित किया है ब्रिटिश अदालत ने। ब्रिटिश अदालत के इस फैसले ने किंगफिशर कंपनी पर बकाये की वसूली के लिए विजय माल्या की संपत्ति जब्त करने का रास्ता अब खोल दिया है। विजय माल्या ने अपनी किंगफिशर एयरलाइंस के लिए, जो अब बंद हो चुकी है, भारतीय बैंकों से 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज लिया था और जब कंपनी डूबी तो कर्ज चुकाए बिना वह लंदन भाग गया। दोस्तों, जब से विजय माल्या देश से फरार हुए हैं, तब से भारत में केंद्रीय एजेंसियां समय समय पर विजय माल्या से जुड़ी हुई संपत्तियां जब्त करती रही हैं। पिछले साल ही दिसंबर में मनी लॉन्ड्रिंग कानून के अंतर्गत प्रवर्तन निदेशालय, जी हां ईडी, ने फ्रांस में 14 करोड़ रुपए की उनकी संपत्ति जब्त की थी। पिछले दिनों ईडी ने विजय माल्या की जब्त की गई संपत्तियों की नीलामी भी की थी, जिससे एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले जो विभिन्न बैंक हैं, तो उन बैंकों को 5800 करोड़, जी हां 5800 करोड़ रुपए से अधिक प्राप्त हुए थे। दोस्तों, भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ भारत के 13 बैंकों ने, जी हां 13 बैंकों ने संघ बनाकर, यूनियन बनाकर लंदन हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके पश्चात ही लंदन हाईकोर्ट का यह निर्णय आया है। ब्रिटेन भाग गए विजय माल्या की भारत में अब बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के संचालन से जुड़े कथित तौर पर 9,000 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी के संबंध में भारत में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा जांच की जा रही है। ये दो जो केंद्रीय संस्थाएं हैं, जो ईडी है और सीबीआई हैं, उनके द्वारा जो धोखाधड़ी की गई है उनकी जांच में लगी हुई है।
बासवराज बोम्मई निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? चार विकल्प हैं। ए गोवा, बी कर्नाटक, सी केरल अथवा डी तेलंगाना। दोस्तों ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। वे कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। दोस्तों कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस.आर. बोम्मई के पुत्र हैं बासवराज बोम्मई, जिन्हें कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। यानी वे अब कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं। कौन? बासवराज बोम्मई। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें 28 जुलाई 2021 को पद की शपथ दिलवाई है। इंजीनियर और खेती से जुड़े होने के नाते बासवराज को कर्नाटक के सिंचाई मामलों का जानकार भी माना जाता है। राज्य में कई सिंचाई परियोजनाएं शुरू करने की वजह से उनकी तारीफें होती रही हैं। पूर्व में उनके विधानसभा क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा, उनके विधानसभा क्षेत्र में भारत की पहली 100% यानी 100% पूरी तरह 100% पाइप सिंचाई परियोजना लागू किया गया है। उनका जो विधानसभा क्षेत्र है कर्नाटक में, वहां पर भारत में सबसे पहले 100% पाइप के द्वारा सिंचाई परियोजनाएं लागू की जा चुकी हैं। यह बासवराज बोम्मई की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। अब वे कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं तो उनसे कई सारी उम्मीदें हैं जो कर्नाटक को और आगे ले जाने में मददगार साबित हो सकते हैं। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ए 27 जुलाई, बी 28 जुलाई, सी 29 जुलाई अथवा डी 30 जुलाई। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 28 जुलाई। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन, जी हाँ, यह दिन जो 28 जुलाई है, प्रकृति और पर्यावरण के महत्व का प्रतीक है। इस दिवस को मनाने के क्या उद्देश्य है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना कि जानवरों और पेड़ों को बचाना जो पृथ्वी के प्राकृतिक वातावरण से विलुप्त होने की कगार पर हैं। प्रकृति को संरक्षित करने की हर शख्स की जिम्मेदारी है, ये हम सभी जानते हैं, किंतु इसे हम पालन नहीं करते। और आने वाली नस्लों के साथ साथ वर्तमान में सेहत को सुनिश्चित करने के लिए टिकाऊ विश्व की तरफ काम करने की हमें जरूरत है। तो इसे ही ध्यान में रखकर विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे किस दिन मनाया जाता है? ए 28 जुलाई, बी 29 जुलाई, सी 30 जुलाई अथवा डी 31 जुलाई। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 28 जुलाई। विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रत्येक वर्ष संपूर्ण विश्व में 28 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिवस लोगों में इस बीमारी की रोकथाम, परीक्षण और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाए जाने का उद्देश्य है लोगों को हेपेटाइटिस के लिए जागरूक करना। जागरूकता ना होने के कारण लोग हेपेटाइटिस का टीका नहीं लगवाते हैं, जिसके कारण यह बीमारी बढ़ती जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जी हां, WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 36 करोड़, जी हां 36 करोड़ से ज्यादा लोग हेपेटाइटिस के गंभीर वायरस से संक्रमित हैं। भारत में 4 करोड़ लोग इस वायरस के संक्रमण से घिरे हुए हैं। जी हां, 4 करोड़ लोग भारत में ऐसे हैं जो हेपेटाइटिस वायरस के संक्रमण से संक्रमित हैं। ये सभी हेपेटाइटिस बी के वायरस से इन्फेक्टेड हैं। जो ये इन्फेक्शन है वो हेपेटाइटिस बी का है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2010 से मनाया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चिन्हित किए गए 8, जी हां 8 वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों में से यह भी एक अभियान है। 28 जुलाई, ध्यान रखिएगा, 28 जुलाई प्रोफेसर बारूक ब्लमबर्ग का जन्मदिन है। ये बारूक ब्लमबर्ग ही है ना जिन्होंने हेपेटाइटिस बी के वायरस की खोज की थी। उनकी इसी खोज के कारण 1976 में 1976 में उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किन्हें? याद रखिएगा, प्रोफेसर बारूक ब्लमबर्ग, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी के वायरस की खोज की थी। दोस्तों हेपेटाइटिस ग्रीक शब्द हैं जिसमें हेपर और आइटिस ये 2 शब्द आए हैं और इन 2 शब्दों के मिलने से ही हेपेटाइटिस बना है। हेपर का अर्थ होता है यकृत यानी लीवर और आइटिस का अर्थ है सूजन, अर्थात यकृत में सूजन हो जाना, लीवर में इंफेक्शन हो जाना, लीवर का सूज जाना ही हेपेटाइटिस है।
तो हेपेटाइटिस के 5 प्रकार होते हैं: हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास दर को संशोधित कर अब कितना निर्धारित किया है? ऑप्शन ए 10.5%, ऑप्शन बी 9.5%, ऑप्शन सी 8.5% या ऑप्शन डी 7.5%। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 9.5%। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि के अपने पिछले अनुमान में अब कटौती की है। अब IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की वृद्धि दर 9.5% रहेगी। जी हां, 9.5% यह अनुमान लगाया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, इस वित्तीय वर्ष के लिए जो 2021-22 है। IMF ने यह फैसला कोरोना की दूसरी लहर से रिकवरी की धीमी रफ्तार के चलते किया है। इससे पहले IMF ने अप्रैल 2021 में भारत की विकास दर को 12.5% अनुमानित की थी। जी हां, 12.5% अनुमानित की थी। कब? अप्रैल 2021 में। दुनिया का वह पहला देश कौन है जिसने गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी भारत अथवा ऑप्शन डी फिलीपींस। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फिलीपींस। फिलीपींस संशोधित गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। जी हां, फिलीपींस दुनिया का पहला देश हो गया है जिसने गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी प्रदान की है। फिलीपींस द्वारा विकसित गोल्डन राइस बचपन के अंधेपन से लड़ने और विकासशील देशों में लोगों की जान बचाने में मदद करेगा। दोस्तों, कृषि विभाग जो फिलीपींस की है उसने फिलीपीन चावल अनुसंधान संस्थान ने और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो फिलीपींस में मनीला में ही है, इन 3 संस्थाओं ने मिलकर संयुक्त रूप से यह गोल्डन राइस विकसित किया है और इसे विकसित करने में 20 वर्षों का समय लगा है। इस चमकीले पीले रंग के कारण इस चावल को गोल्डन राइस या सुनहरा चावल नाम दिया गया है। गोल्डन राइस जो आनुवांशिक रूप से संशोधित ऐसा पहला चावल है जिसे दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में वाणिज्यिक प्रसार के लिए मंजूरी दी गई है। दोस्तों, किसी भी सामान्य चावल में बीटा कैरोटीन पौधे में होते हैं। ध्यान रखिएगा, बीटा कैरोटीन पौधे में होते हैं, किंतु अनाजों या चावल के दानों में ये नहीं मिलते। चावल के जो दाने होते हैं उनमें ये मौजूद नहीं होते हैं, लेकिन गोल्डन राइस के दानों में, जी हाँ, यह जो चावल है गोल्डन राइस, उसके दानों में बीटा कैरोटीन होता है। यह छोटे बच्चों में विटामिन ए की अनुमानित आवश्यकता का 50%, जी हाँ 50% प्रदान करने के लिए इस गोल्डन राइस को विकसित किया गया है। इस चावल को खाने से विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी है, जो कमी है, वो 50% तक कम की जा सकती है, ऐसा अनुसंधान विभाग का दावा है। इस गोल्डन राइस की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इंटरनेशनल टाइगर डे किस दिन मनाया जाता है? ए 28 जुलाई, बी 29 जुलाई, सी 30 जुलाई अथवा डी 31 जुलाई। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 29 जुलाई। प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इंटरनेशनल टाइगर डे संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। दोस्तों, विभिन्न देशों में अवैध शिकार एवं वनों के नष्ट होने की वजह से बाघों की संख्या में निरंतर गिरावट आई है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है जंगली बाघों की निवास के संरक्षण और विस्तार को बढ़ावा देने के साथ साथ बाघों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना। दोस्तों, विश्व भर में जितने बाघ हैं उनका लगभग 70%, जी हाँ 70% जो आबादी है ना बाघों की, वो भारत में मौजूद है। देश में बाघों की कुल संख्या 2967 है। जी हाँ,
2967, जबकि पूरी दुनिया में जो बाघ हैं उनकी संख्या है 3900, 3900। तो भारत में बाघों के संरक्षण के लिए जैसा कि आपको मालूम है कि टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं। तो वर्तमान में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो यह संख्या 50 है भारत में, यह याद रखिएगा। भारत के अलावा जिन देशों में बाघ मिलते हैं वे हैं बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड, वियतनाम और रूस। जी हां, रूस के साइबेरिया के इलाके में सफेद बाघ मिलते हैं और इसके लिए वो प्रसिद्ध है। भारत सरकार ने देश में कितने बाघ रिजर्व, टाइगर रिजर्व को CATS मान्यता प्रदान की है? ध्यान रखिएगा, CATS मान्यता प्रदान की है। A 10 बाघ रिजर्व, B 12, C 14 अथवा D 16 बाघ रिजर्व। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन C 14 बाघ रिजर्व। भारत सरकार ने 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर देश की 14, जी हां 14 बाघ रिजर्व, टाइगर रिजर्व को CATS मान्यता प्रदान की है। अब ये प्रश्न उठता है कि ये CATS मान्यता है क्या? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, CATS का जो विस्तार है वो है ना कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स। यह बाघों के बेहतर संरक्षण के लिए वैश्विक एक मानक है। तो इस मानक के अनुरूप जो टाइगर रिजर्व भारत में है उनकी संख्या 14 है सरकार की घोषणा के अनुसार। देश के जिन 14 बाघ रिजर्व को, टाइगर रिजर्व को यह मान्यता दी गई है उनमें शामिल है, जो ये अब आपको जो बताई जा रही है ना, इसे ध्यान में रखिएगा कि 3 जो टाइगर रिजर्व असम में है वो मानस टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व और ओरांग टाइगर रिजर्व, ये तीनों असम में है। ये इसके अलावा मध्य प्रदेश के 3 सतपुरा टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व और पन्ना टाइगर रिजर्व, ये 3 मध्य प्रदेश के हैं तो 6 हुए। इसके अलावा महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व, ये 7 हुआ। बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये 8 हुए। उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व, ये 9। केरल में परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, ये 10 हुए। इसके अलावा तमिलनाडु में मुदुमलाई और अन्नामलाई, ये 12 हुए। कर्नाटक में ही बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ये 13 और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन टाइगर रिजर्व, ये कुल 14 टाइगर रिजर्व हैं जिसे भारत सरकार ने यह मान्यता प्रदान की है कि यहां अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार बाघों को संरक्षित किया जा रहा है। यानी ये जो 14 टाइगर रिजर्व हैं CATS मानक के अनुरूप हैं। अगर आपको मेरा यह प्रयास सफल लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को इसके संबंध में बताएं। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारे वीडियोस जैसे आएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको यथाशीघ्र मिल सके। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय।